हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंस अगेन हिस्ट्री मेक्स इजी और सिंपल। इतिहास को कैसे सरल तरीके से समझा जा सकता है, अगर ये जान लिया जाए कि इतिहास कहाँ अपना निर्णायक मोड़ लेता है, अगर इसको हम लोग समझ जाएं तो हिस्ट्री हमारे लिए बहुत सामान्य हो जाती है, सरल हो जाती है। इसीलिए इस पूरी सीरीज का नाम हमने रखा है हिस्ट्री मेक्स सिंपल। इतिहास को कैसे सरल बनाया जाए, कैसे कहानियों के माध्यम से पूरा इतिहास पढ़ा जाए, और उसी दिशा में ये प्रयास चल रहा है। आज हम आपके सामने एक विवादित लेकिन बहुचर्चित स्टोरी कहेंगे, इसे लव स्टोरी नहीं कहेंगे। एक ऐसी स्टोरी जिसे लव स्टोरी बनाने की कोशिश ज़रूर की गई है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक तरफा प्यार था पद्मावती के बारे में। और इसके बारे में ये जान लें कि रानी पद्मावती कहाँ की रहने वाली थी। रानी पद्मावती सिलोन की रहने वाली थी, जिसे वर्तमान में हम लोग श्रीलंका कहते हैं। और वहाँ से भारत के मोतियों के व्यापार हुआ करते थे, भारत में स्पेशली राजस्थान। तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के एक राजा थे रतन सिंह। तो रतन सिंह जो है मोतियों के व्यापार के सिलसिले में श्रीलंका गए थे, जहाँ इनकी मुलाकात रानी पद्मावती से हुई थी। और वहीं पे इन्होंने उनसे शादी का प्रस्ताव किया था, और शादी करने के बाद ये रानी पद्मावती वापस चली आती हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की महारानी बन जाती हैं। और महारानी बनने के बाद इन पर एक गलत दृष्टि पड़ती है। वहाँ के तांत्रिक थे, इनके राजगुरु थे। उस समय इनका बहुत राजघराने में हस्तक्षेप था। उनका नाम था राघव चेतन। तो राघव चेतन की गलत दृष्टि पड़ जाती है रानी पद्मावती की सौंदर्य बोध को देख करके। इनके अंदर का जो अ, शैतान पुरुष था वो जाग जाता है, और यहीं से वो रानी पद्मावती को फॉलो करने लगते हैं। और ये बात जब राजा रतन सिंह को पड़ती है तो इन्हें देश निकाला दे दिया जाता है। और उस देश निकाले में वो व्यक्ति चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी को भड़काता है राजा रतन सिंह के खिलाफ, और उनको रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताता है कि जैसे कोहिनूर हीरा है, हर राजा के पावर को बढ़ाता है, ऐसी रानी पद्मावती की सुंदरता भी किसी भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। और धरती पे जो भी सुंदर स्त्री है वो अलाउद्दीन खिलजी की ही रानी होनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ मैं आपके दरबार में आया हूँ। और कहते हैं कि ये बात केवल सौंदर्य बोध तक ही सीमित नहीं थी, साम्राज्य विस्तार तक भी थी, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा सेगमेंट था जिस पर कभी भी किसी भी शासक का अस्थायी रूप से नियंत्रण नहीं रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, अपने राज्य को लेकर के, साम्राज्य को लेकर के, विस्तार को लेकर के बहुत चिंतित रहता था। वो पूरा विश्व जीतना चाहता था, दूसरा सिकंदर बनना चाहता था। इसलिए उसने सिकंदर शानी की उपाधि ली थी। ही टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर शानी। और ही वॉज कॉलिंग हिमसेल्फ नेक्स्ट अलेक्जेंडर। तो अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था या दूसरा सिकंदर कहता था, इसलिए उसने एक उपाधि ली थी जिसका नाम था सिकंदर शानी। तो उसी प्रेम कहानी के बारे में कुछ स्लाइड्स के साथ हम आपके पास आए हैं, और उन स्लाइड्स के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि रानी पद्मावती के बारे में। एक बात और है कि ये कहानी है 1303 की। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था चित्तौड़गढ़ पर। और 1500 के आसपास 15वीं शताब्दी में एक किताब लिखी जाती है, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। तो मलिक मोहम्मद जायसी और रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच का जो वास्तविक संबंध है वो 150 साल के बाद का है। लगभग 137 साल बाद ये कहानी दोबारा लिखी गई है, जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और हिंदी साहित्य में इनका पद्मावत एक उपन्यास है जो पढ़ा जाता है, और वो कालजयी रचना मानी जाती है। छायावादी कवियों में उनका एक उच्च स्थान आता है मलिक मोहम्मद जायसी का। इसमें अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के प्रेम एंगल को उभारा गया है, और इस पर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था पद्मावती। बाद में जब करणी सेना ने इसका विरोध किया तो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए एक इसमें नाम में संशोधन कर दिया गया। पद्मावती का नाम मूवी में क्या कर दिया गया, पद्मावत कर दिया गया। संजय लीला भंसाली की ये मूवी थी, और इस मूवी के माध्यम से भी लोगों की, इसके पहले भी 3 बार पद्मावती पे फिल्म बन चुकी है और उसका नाम पद्मावती रखा गया। करणी सेना राजपूतों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, तो उसने सबसे ज़्यादा विरोध किया था कि हमेशा राजपूताने संबंधों को लेकर के इस तरह के गलत इंटरप्रिटेशंस पर फिल्में बनाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि करणी सेना हो या कोई सेना हो, अगर उन्हें अपने राजपूत होने पर अभिमान है तो वो उनका अपना व्यक्तिगत दायरा है। लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना है
कि राजपूत होने का फ़ायदा भी मिलना चाहिए, और वो फ़ायदा ये होना चाहिए कि जब कोई स्त्री सती हो रही हो तो किसी भी राजपूत का खून ठंडा नहीं होना चाहिए। कैसे 5,000 रानियों के साथ रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया और कोई राजपूत उफ तक नहीं बोला। आसपास के सभी राजपूत जो है सांप सूंघ गया था। एक स्त्री की रक्षा जो क्षत्रिय न कर पाए, वो फिर भी अपने आप के क्षत्रिय होने का दावा अगर करता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसके खून में थोड़ा सा कमी आ गई है। वो अपने आप को क्षत्रिय केवल किसी न किसी पहचान के लिए कह रहा है। क्षत्रिय वो है जो किसी गलत चीज़ को रोकने के लिए अपने आर्म्स का, अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। जैसा बताया गया है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं किसी कंट्रोवर्सी लेवल पर जाकर के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस लेवल पे बात कर रहा हूँ कि पद्मावती को लेकर के जो क्या बोलते हैं डिस्प्यूट हुए थे, उन डिस्प्यूट्स के समाधान के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसमें बाद में पद्मावती का नाम बदल करके पद्मावत कर दिया गया है। तो रानी पद्मावती एक बहुत ही सुंदर महिला थी, बहुत बुद्धिमान महिला थी, और उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर 1303 में 1303 अटैक करता है। और धोखे से वहाँ के सेनापति थे गोरा और बादल। और गोरा और बादल का आप जाएंगे चित्तौड़गढ़ के किले में तो सामने ही उनका 2 स्टेचू बना हुआ है। और रानी पद्मावती का जो सम्मान है वो चित्तौड़गढ़ में महारानी से ज़्यादा देवी का है। तो इसके बारे में ये कहानी आपको जाननी चाहिए, और इस कहानी के माध्यम से कुछ आपके प्रश्न भी हल हो जाएंगे, तो इतिहास की जानकारी आपके काम आएगी। तो ये कहानी ऐसी है जो इंटरेस्टिंग भी है, और इसको कैसे हम स्लाइड्स के हिसाब से पढ़ेंगे ये मेरी एक सिर्फ कोशिश है। कहते हैं ना कि मेरी मेरी तारीफ़ करो, मेरी हिम्मत को सराहो। कहते हैं ना मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी तारीफ़ करो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी तारीफ़ करो, क्योंकि मैंने एक दिया जलाया है हवाओं के खिलाफ। तो ये हवाओं के खिलाफ जलाने का मतलब है कि इतिहास में प्रेम संबंधों को उकेरना एक दुस्साहस का काम है, जबकि इतिहास उसी के आसपास घूमता है। और यही समझाने की कोशिश मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, पद्मावती के बारे में क्या सच है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1296 से लेकर के 1316 तक है, और पद्मावती के बारे में जो सच्चाई है उसको मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। आइए देखते हैं स्लाइड के माध्यम से क्या कहा गया है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की खिलजी की हत्या कहाँ की थी? कड़ा में की थी। दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का शासक बनने के लिए सत्ता संघर्ष जीता था, और इसके सत्ता संघर्ष में जो सबसे ज़्यादा इसका राइट हैंड था उसका नाम था मलिक काफूर। ये एक हिजड़ा था, और इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। गुजरात विजय से इसको ये लेकर के अपने साथ आया था। अपने शासनकाल के दौरान उसने कई सफल सैन्य अभियान चलाए थे। अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रफल लगभग बढ़ाया था। अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल सेनापति, राजनीतिक नेता के साथ साथ एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री भी था। इसने बहुत बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक और आर्थिक और सैन्य सुधार किए थे। ठीक है, तो उसको तो हम लोग जब क्लास डिटेल होगी तब देखेंगे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतनी जानकारी आपके स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा है रणथंभौर किले का महत्व राजपूत शक्ति का प्रतीक था। हम्मीर देव चौहान रणथंभौर के शासक थे, महान योद्धा थे। खिलजी की सेना बड़ी और शक्तिशाली सेना थी। लंबा संघर्ष, कई महीनों तक किला घेरा, और रणथंभौर पर विजय 1301 में खिलजी ने किला जीत लिया था। ये तो रणथंभौर की बात हो रही है। और रणथंभौर के किले के बाद वो हमने आपको बताया है 1303 में इनका आक्रमण कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती का मोह। तो पद्मावती की सुंदरता कहा जाता है कि पद्मावती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। पद्मावती राजपूत राजा रतन सिंह की पत्नी थी। खिलजी पद्मावती की सुंदरता और उसके पति के राज्य से मोहित हो गया था। एक्चुअल में ये बात एक स्लाइड में कही गई है, लेकिन इसको समझाने की कोशिश ये है कि चित्तौड़गढ़ श्रीलंका के मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, और चित्तौड़गढ़ में मोतियों का जो कारोबार होता था वो श्रीलंका से होता था। तो श्रीलंका विजिट करने गए थे राजा रतन सिंह, और उसी विजिट के दौरान इनकी मुलाकात पद्मावती से होती है, और इनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं। और उन्होंने वहाँ पे अपना क्या किया है, शादी का प्रस्ताव रखा, और उस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया रानी पद्मावती ने। और जब शादी होकर के इनकी आती है तो राघव चेतन इनके
सुंदरता को लेकर मोहित हो जाता है और बाद में इसे देश निकाला दे दिया जाता है और चला जाता है वो कहाँ, अलाउद्दीन खिलजी के पास। और किसकी सुंदरता का बखान करता है, रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान करता है। राजपूत गौरव, राजपूताना राजा रतन सिंह की पत्नी हो चुकी थी, तो ये राजपूत गौरव का भी सब्जेक्ट था। और खिलजी पद्मावती की सुंदरता और उसके पति के राज्य से मोहित था। स्वाभाविक है कि वो साम्राज्य विस्तार भी करना चाहता था और उसी बहाने वो पद्मावती की सुंदरता से भी प्रेरित होकर के उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता था। तो ये एक कारण था। इस फैक्टर्स को आप इस स्लाइड के माध्यम से जान चुके हैं। चित्तौड़गढ़ का उसने घेरा डाल दिया। घेरा में क्या क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर हमला कर देता है। कब करता है, 1303 में। 1303 ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध, राजपूतों ने खिलजी के आक्रमण का डटकर मुकाबला किया। इसमें गोरा और बादल, गोरा और बादल ये सेनापति थे राजा रतन सिंह के। लंबा घेरा, लगभग 7 महीने तक ये घेरा चला और अपनी असफलता को देख करके कहते हैं कि राजा रतन सिंह को धोखे से वो मारने की कोशिश करता है और रानी पद्मावती से मिलने की शर्त रखता है कि एक बार मुझे रानी पद्मावती का दर्शन करा दिया जाए तो मैं अपना घेरा वहाँ से वापस लेकर के चला जाऊँगा। तो कहते हैं कि उनकी प्रतिबिंब का दर्शन कराया गया था और उनका प्रतिबिंब देखने के बाद इसकी अभिलाषा और ज़्यादा बढ़ गई, तो इसने अपने यहाँ से वापस जाने का इरादा त्याग दिया था। पद्मावती पर मोह, ये तो मैंने क्या, पद्मावती का जौहर। कहते हैं कि जब प्रतिबिंब देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का इरादा और ज़्यादा कठिन हो गया और इसने राजा रतन सिंह से कहा कि आइए हम इस मित्रता को स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने के बाद रतन सिंह को धोखे से ये मार देता है। मारने के बाद गोरा और बादल की भी हत्या हो जाती है और जब ये अंदर प्रवेश करने लगता है तो अपने साथ 5000 रानियों को लेकर के रानी पद्मावती अग्नि स्नान कर लेती हैं। इसी का नाम जौहर रखा गया था। तो ये बहुत दर्दनाक घटना थी कि किसी भी व्यक्ति का जो हवस है, उस हवस को पूरा करने के लिए भारतीय महिलाओं ने अपनी इज्जत को अपने हिसाब से सुरक्षित रखने के लिए जिस एक सिस्टम को जन्म दे दिया था, उसका नाम जौहर सिस्टम था। ये सती प्रथा से भी ज़्यादा भयावह था। तो अपने प्राणों की रक्षा करने के बजाय उसका उत्सर्ग करने में इन्होंने अपना बहुत महानता समझी। तो रानी पद्मावती ने कहा कि खिलजी, कल भी तो मेरी परछाई ही देख करके रह गया था और जीवन भर तो मेरी परछाई से भी, मेरी परछाई को भी टच नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं अग्नि स्नान कर लेती हूँ। इस तरह से रानी पद्मावती ने 5000 रानियों के साथ जौहर अडॉप्ट किया था और जौहर अडॉप्ट करने के बाद वो अलाउद्दीन खिलजी से अपनी सुरक्षा कर पाने में सफल थी। चित्तौड़ का पतन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली और राजपूत योद्धाओं का सामना नहीं हुआ। राणा रतन सिंह मारे गए और उनके परिवार ने जौहर कर लिया। ये कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हिस्ट्री की दृष्टि से जान लीजिए। पद्मावती का उल्लेख कई ऐतिहासिक स्रोतों में है जो विभिन्न रियासतों शासकों की नीतियों को उजागर करते हैं। कहानी दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक संघर्ष, राजपूत शासकों के बीच संबंधों पर प्रकाश डालती है। और सांस्कृतिक विरासत, कहानी, कला, साहित्य, लोक कथाओं में इनकी गहरी जड़ें हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। सांस्कृतिक और साहित्यिक की बात हो, लोक कथाओं की बात हो, तो पद्मावत, पद्मावत एक कालजयी रचना है किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की। मोहम्मद जायसी, ये हिस्ट्री के, ये साहित्य के, हिंदी साहित्य के, ये हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जायस रायबरेली में घर पड़ता है और लगभग 137 साल पुरानी घटना को इन्होंने अपनी कल्पना का आधार बनाया और एक प्रेमी के रूप में दर्शाया किसको, अलाउद्दीन खिलजी, जो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी प्रेमी नहीं था, एक आक्रांता था जो एक भारतीय महिला, एक भारतीय रानी के सौंदर्य पर मोह गया था। तो ये कहानी सिर्फ इतनी ही थी। प्रेमी के रूप में वो बिल्कुल दर्शाना ठीक नहीं होगा। कहानी के आसपास मिथकों, तथ्यात्मक जांच और पतन, कहानी, इतिहास और वास्तविकता, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती। एक्चुअल में इस कहानी में कुछ लोग कहते हैं मिथ है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में जाएंगे तो जौहर की कथा को सच माना गया है।
वहाँ उनका मंदिर है, रानी पद्मावती को मैंने बताया कि देवी के रूप में दर्शाया गया है, तो वहाँ के लोग इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इस तरह से कहानी के माध्यम से आपको पढ़ाई करना चाहिए और इस पढ़ाई के माध्यम से आप सारे फैक्ट को जान सकते हैं और एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हैं, तो गुरुकुल में 2 वर्ष का नया बैच 12 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। आप अपना रजिस्ट्रेशन दिए गए नंबर्स पे करा करके अपनी रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। 8750111000 या 22 या 33 या 44 या 55 पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। नहीं तो www.wojang.com पर भी जा करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। उम्मीद है कि मैं अपनी कहानी को बता पाने में सफल रहा और जैसा प्यार अभी तक आपने दिया है आगे भी उसे बरकरार रखेंगे। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भी मैं आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा कि इतिहास में एक ऐसा मोड़ जो निर्णायक साबित हुआ और उसमें महिला का क्या रोल है। महिला कभी प्रेमी के रूप में और कभी पत्नी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी माँ के रूप में बलिदान का केंद्र ही क्यों बनती रही। मेरे इस इतिहास के कहने के पीछे का मूल उद्देश्य सिर्फ इतना है। ठीक है, इसी के साथ मैं इस स्टोरी को यहीं समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।